नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट रूपा। कार्यक्रम संगिनी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जो मेरा आज थीम है वो है मजदूरी की दलदल में फंसा बचपन, यानी कि चाइल्ड लेबर। तो दर्शक, आज हम ये चीज़ जानने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रंजीत शील जी को। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते मैम। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उन सबको अपने बारे में विस्तार में कुछ बताएं। नमस्ते मैम, मैं आपका ये चैनल और आपको मैं बहुत और मेरा श्रोता लोग को धन्यवाद देना चाहता है, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म में हमको ले आके हमको कुछ मौका दिया है इसका मुद्दा के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मैं मैम आपको बोलेगा, आप बहुत अच्छा शीर्षक चुना है, क्योंकि आप जो शीर्षक चुना है मजदूरी को दलदल में फंसा बचपन, चाइल्ड लेबर। रियली हमारा ये सोसाइटी में, समाज में ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या है जी। आज भी हम लोग, पहले भी जो बाल श्रम के लिए बोल रहे थे, आज भी बाल श्रम के लिए वही चर्चा कर रहे हैं। अभी मतलब इतना दिन हो गया, अभी भी हमारा सोसाइटी में बाल श्रम एक प्रॉब्लम का तरफ ही रह गया। तो इस मुद्दा पे तो हम लोग चर्चा करेंगे और आपको जो क्वेश्चन है वो भी मैं पूरा करने का कोशिश करेगा। तो पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा है इधर। जरूर सर। मैं माई सेल्फ डॉक्टर रंजीत शील। मैं एक्चुअली इधर नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का फैकल्टी हूँ जी। और इधर मैं 10 साल से हुआ काम कर रहा है इधर। और इधर आने के पहले मैं सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मैं दूसरा त्रिपुरा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और डिफरेंट प्राइवेट कॉलेज बंगाल में भी मैं काम करके आया। मैं बंगाल लॉ कॉलेज में भी था एज ए प्रिंसिपल इंचार्ज। तो और इस मुद्दा पे जो आप चर्चा करने के लिए जा रहा है, सबसे बड़ा एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता है। मैंने ये बाल श्रम जो है, चाइल्ड लेबर क्रिटिकल लीगल एनालिसिस, इसमें भी एक आर्टिकल लिखा है। अच्छा। वो रिसेंटली लास्ट ईयर इंडियन जर्नल ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल है, इसमें ये आर्टिकल मेरा प्रकाश हुआ, पब्लिकेशन हुआ। ओके सर। तो मैंने थोड़ा स्टडी किया है इसमें, इसका समस्या क्या है, इसको कैसे, इस समस्या को हम लोग लीगल तौर पे और सामाजिक तौर पे इस पे कैसे हम लोग को मतलब रेमेडी दे सकता है। जी सर। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं आज बाल श्रम के ऊपर हम कुछ बात करने जा रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि बाल श्रम आखिर क्या है? देखिए, अगर बाल श्रम डायरेक्टली तो हमारा लॉ में ऐसा बाल श्रम को संज्ञा कोई नहीं दिया गया है, बट जो बाल है, चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड का तो लीगल तौर पे एक डेफिनेशंस और स्कोप है। क्योंकि हमारा जितना लॉ है, लॉ तो एक सिंगल लॉ नहीं है, इसमें बहुत सारा आइन कानून है। तो डिफरेंट कानून में जो चाइल्ड का जो एज, कोई 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल ऐसा करके दिया है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट और द लॉ। और श्रम अगर बोलेगा तो लेबर एक बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल है। देखिए, जब लेबर एज ए ह्यूमन कैपिटल यूज़ होता है कि इकोनॉमिक एंटरप्राइज के लिए, तब उसको हम लोग बोलता है लेबर एज ए ह्यूमन कैपिटल। तो अगर दो शब्द को हम लोग जोड़ दिया जाएगा, बाल श्रम मीन्स चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड का जो उम्र है कि इसमें दो साइड, एक डिमांड साइड है, एक सप्लाई साइड है। तो हमारा कंट्री में जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी के लिए जनरल नोशन इज दैट पॉवर्टी मतलब दारिद्रता जो है वो मेन तौर पे कारण हिसाब के हम दिखा सकता है बाल श्रम का पीछे। तो उसके लिए जो डिमांड साइड है, डिमांड साइड में एक सप्लाई साइड होकर काम करता है, यह है बाल श्रम। और अगर मैं बाल श्रम का डेफिनेशन में बोलना चाहता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, जो नोबल डॉक्यूमेंट है, तो उसमें कुछ प्राविधान दिया गया है। जैसे आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 दैट टॉक्स अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इट मीन्स ये जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड नेशन का ट्रेजर है, ये मानव संपदा है। उसको अगर इकोनॉमिक कारण पे हम लोग एक्सप्लॉइट करेगा तो उसका एक असर पड़ता है चाइल्ड पे, चाइल्डहुड पे, उसका पर्सनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ पे। और आर्टिकल 39E एंड आर्टिकल 39F ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर उसको जो लैंग्वेज दिया गया है उसको अगर हम लोग इंटरप्रेट करेगा तो उसे ये निकल के आता है, बिकॉज ऑफ एनी इकोनॉमिक रीजंस इफ इट इज एक्सप्लॉइटेड बाल श्रम, तो उसमें क्या होगा ना, उसका जो बैड असर पड़ता है, दैट एक्चुअली अफेक्ट्स देयर साउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज एक्चुअली बाल श्रम, दुष्प्रभाव जो है। तो इसको हम लोग इम्प्लीकेशंस तो बोल सकता है यही बाल श्रम है। सर, बाल श्रम करने के पीछे क्या आखिर ऐसे क्या मजबूरियां होती है? बहुत मजबूरी है मैडम, हमारा कंट्री जानता है, हमारा कंट्री में आज भी पॉवर्टी है।
जी। रिमोट पॉकेट में, विलेज में, स्पेशली दलित फैमिली में जो पिछड़े वर्ग है उसमें अगर मान लीजिए डेवलपमेंट नहीं पहुंचा और गरीब फैमिली में पेरेंट्स के पास बहुत सारा बच्चा होता है वो लोग का, तो वो लोग के लिए एक चाइल्ड एक नोशन होता है, एसेट हो जाता है गरीब पेरेंट्स के लिए। तो दे थिंक दैट उनका जो चाइल्ड जो है वो बड़ा होके मार्केट में श्रम करेगा, वो एक अर्निंग का तौर पे, सब्सटीट्यूट का तौर पे देखा जाता है। ये एक मेन रीज़न बोल सकता है गरीबी। और इसका दूसरा भी रीज़न है, आप बोल सकते हैं लैक ऑफ सेंसिटिविलिटी इन द सोसाइटी, हमारा जो सचेतनता का अभाव, अवेयरनेस का अभाव। तो यही दो मेन रीज़न हो सकता है चाइल्ड लेबर का पीछे। जी सर। सर इस चीज़ के दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं सर? बहुत सारा दुष्प्रभाव हो सकता है मैडम। देखिए, चाइल्डहुड वो एक एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ होता है कोई भी ह्यूमन बीइंग के लिए। खास तौर पे हर शिशु हमारा कंट्री में, देश में एक नेशनल ट्रेजर, एसेट होता है जी। अगर उसका चाइल्डहुड टाइम में उसको सही वक्त में अवसर ना मिले खेल कूद करने के लिए, उसको मानसिक विकास के लिए ये बहुत बड़ा रुकावट डाल सकता है। तो बाद में जाके वो सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकता है। अगर वो प्रॉपरली अगर वर्क मार्केट में नहीं अच्छा काम नहीं मिलेगा तो खुद पर लाइफ में, फैमिली का लाइफ में, सोसाइटी के लाइफ में एक बोझ बन सकता है। क्योंकि सर बचपन ही है, ये बच्चे ही है जो हमारे देश के भविष्य सर आगे लेके जा सकते हैं। जरूर। सर जैसे कि 1986 में जो एक कानून हमारे पास था, ठीक है, वो पहले वाला था सर, जो 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के लिए था। तो अभी जैसे कि एक नया कानून आया सर, इसके विषय में आप कुछ हमें बताइए सर। 2016 की जो अभी अमेंडमेंट 2016 में एक्चुअली क्या हुआ ना, चाइल्ड लेबर में देखिए कोई एक एक्ट नहीं है, कानून नहीं है, बहुत सारा कानून है, पहले भी कानून था। तो मेन मुद्दा पे जो कानून आता है चाइल्ड बाल श्रम को रोकने के लिए, वो है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेशंस एक्ट 1986। तो ये एक्ट जो था इसका पहले 2016 में फिर अमेंडमेंट हुआ, नया एक्ट नहीं हुआ, एक्चुअली द सेम एक्ट, द चाइल्ड लेबर रेगुलेशंस एंड प्रोहिबिशंस अमेंडमेंट एक्ट 2016 हुआ। ये इस एक्ट के पीछे एक मुद्दा, मतलब मेन जो रीज़न है वो रीज़न है द रिसेंटली 2009 में द एलिमेंट्री चाइल्ड बेसिक एजुकेशन एलिमेंट्री एक्ट जो हुआ है, उस एक्ट से जोड़ने के लिए, दोनों एक्ट का बीच में एक कोऑर्डिनेशन ले आने के लिए, क्योंकि जस्ट टू स्टॉप चाइल्ड लेबर अप टिल 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 उम्र तक चाइल्ड लेबर को कंपल्सरीली बैन करना, यही एक मेन उद्देश्य होता है। 5 से लेकर 14 मतलब 14 साल। एक्चुअली देखिए, ये अगर आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जाएगा, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट वाज देयर। हम लोग का एक धारणा है चाइल्ड लेबर का मतलब 5 से 14, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का मन में भी ये विचार हुआ था, चर्चा हुआ था, उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में भी चर्चा हुआ था। लेकिन बाद में कि डिपेंड्स अपॉन द स्टेट्स इकोनॉमिक सफिशिएंट ग्रोथ, तो वो तो नहीं हो पाया, इसीलिए वो एक्ट एक्चुअली चाइल्ड लेबर को एड्रेस किया है। तो अभी जो नया 2016 का जो अमेंडमेंट लॉ हुआ, एक्ट हुआ, उसका मेन उद्देश्य ये है टू प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर कम्प्लीटली अप टिल 14 ईयर्स ऑफ एज। पहले जो एक्ट था, देखिए आप अगर एक्ट का शीर्षक देखिए, उसका उसका अंदर 2 ऑब्जेक्ट है, एक है प्रोहिबिशंस, एक है रेगुलेशन। आप मैडम बोलिए एक ही साथ दोनों कैसे पॉसिबल है? जी। मतलब मेन मुद्दा है चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना। बट हमारा कंट्री में इतना सारा समस्या है, तरह तरीका का समस्या है, पॉवर्टी है, तो इसमें एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव रिपोर्ट के लिए पहले इसको प्रोहिबिट किया गया है, फिर रेगुलेट भी किया गया है। रेगुलेट का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारा जजमेंट है, जैसे चाइल्ड लेबर को नॉन हैजर्डस ऑक्यूपेशन में अलाउ किया गया है विद इन 14 ईयर्स एंड 15 ईयर्स। तो उसमें अगर अलाउ तो किया गया है, तो उसमें कंट्रोल करना है, जैसे वर्किंग आवर्स, उनका वर्किंग आवर्स, वीकली हॉलीडेज, वेजेस, ये सब कैसे कैसे होगा, उसका फिटनेस सर्टिफाई कौन करेगा, सर्टिफाइंग सर्जन इन द फैक्ट्री में जो होता है वो उसको सर्टिफाई करेगा, whether they can be involved in those labors or not. Mainly मुद्दा इस पे है, in non-hazardous work child labor was allowed. But अभी जो 2016 में जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसमें दे हैव कम्प्लीटली बैंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चाइल्ड लेबर अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। ओके, जो सर जो किशोर जो है 14 से लेकर 17 या 18 के बीच में जो है सर, उनके प्रति भी सर शायद 2016 जो अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, इस पे शायद कुछ उन्होंने एज फार एज आई नो लाइक उन्होंने ये बोला था कि जैसे कि क्या कहते हैं वो सिगरेट जो है या बीड़ी जो कंपनी है उन सब में वो काम नहीं कर सकते, खतरनाक कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। सो इज दिस ट्रू सर? इफ इट इज तो एक्चुअली देखिए ये सब जजमेंट है थ्रू कोर्ट जी। इतना सारा जजमेंट, लॉ में तो बहुत कुछ है, बट लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, तो इसमें इंडियन जुडिशियरी का बहुत योगदान है, एक्टिविज्म है,
बहुत सारा जैसे MC मेहता केस है और उन्नी कृष्णन केस है, जैसे सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, या एशियाड वर्क केस है। तो इसमें धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट, जैसे मान लीजिए ओरिजिनल जो एक्ट है 1986 में, उस एक्ट में व्हाट इज हैजर्डस इंडस्ट्री द प्रोसेस दैट वाज नॉट क्लियरली डिफाइंड। तो जब मुद्दा कोर्ट पे आया तो कोर्ट उनका जो जुडिशियल नोशन है, लॉ को इंटरप्रेट करके अप्लाई किया है, व्हाट मे बी दी हैजर्डस ऑक्यूपेशन। जैसे एशियाड प्रोजेक्ट वर्क में उसमें क्या हुआ, तो उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो कोर्ट बोला कंस्ट्रक्शन वर्क इज हैजर्डस वर्क, उसमें चाइल्ड लेबर नहीं नियुक्त हो सकता है। ऐसा करके बहुत सारा जुडिशियल डिसीजन है उसमें धीरे धीरे कि कौन सा एरिया में जब प्रोसेस में वो हैजर्डस है उसमें चाइल्ड लेबर कम्प्लीटली बैंड, ये बोला गया है। सर जैसे कि 2011 अब से तकरीबन 19 साल पहले जो देखा गया है, नॉर्मली सर मैं कुछ बात करूँ जो कि यहाँ पे मेंशन है तकरीबन 1,26,00,000 जो हमारे चाइल्ड लेबर की पूरी फौज थी, ठीक है। तो उससे घटकर अभी 2011 में तकरीबन 44 लाख के आसपास हुए हैं। तो अभी जैसे कि 2020 चल रही है, आपको क्या लगता है अभी कितनी होनी चाहिए सर? ऑफ कोर्स देखिए, वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। चाइल्ड लेबर हमारा कंट्री में कम होना चाहिए। स्पेशली 2016 एक्ट जो देखी गई, ये एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, ठीक है। मैं जो मेरा आर्टिकल में तो इस एक्ट को भी क्रिटिसाइज़ किया है, फ्रॉम द एंगल क्रिटिसाइज़ किया गया। जैसे फैमिली, आप ओरिजिनल एक्ट 1986 में देखेगा तो उसमें फैमिली का जो डेफिनेशंस था 2016 एक्ट में फैमिली का डेफिनेशंस थोड़ा ब्रॉडन किया गया है। इसमें क्या है ना, फादर्स का जो सिस्टर्स है और ब्रदर है, और मदर्स का सिस्टर और ब्रदर, उनको इंक्लूड किया गया है फैमिली में। तो मैडम मेरा अपना एक मतलब नोशन है, धारणा है बोल सकता है। जैसे मान लीजिए सोसाइटी में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर बिन माँ बाप का बच्चा जो है उनके लिए उनका जो माँ का फादर, पिताजी का फादर, माताजी का सिस्टर जो है, कभी कभी वो लोग भी एक्सप्लॉइट करता है क्योंकि नॉट डायरेक्टली जेनेटिकली कनेक्टेड। एब्सोल्युटली सर, यही सर सवाल मुझे आपसे पूछना था। लाइक जो परिवार के बीच में जो सपोज मेरा भाई है, मेरे कजन्स है, मतलब क्या हम उनसे काम करवा सकते हैं जो घरेलू जो हमारा कुछ बिजनेस रहता है? हाँ, एक्चुअली लॉ का यही लू फॉल्स है। और 1986 एक्ट बोलिए और ये 2016 एक्ट बोलिए, उसमें क्या है देखिए, द एक्ट इज एड्रेसिंग, जो कानून जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो फैक्ट्री का डेफिनेशन है 10% वर्किंग और 20% वर्किंग विदाउट द एड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब में क्या है ना, एक्ट सीधा सीधी एड्रेस किया है पूरा ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के। लेकिन हमारा कंट्री में आप देखा जाएगा चाइल्ड लेबर मैक्सिमम एम्प्लॉयड है होम बेस्ड इंडस्ट्री में, जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होम बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। तो इसमें तो ये एक्ट डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रहा है। इट मीन्स अगर आप एनालिसिस करिए, स्टैटिस्टिक देखिए, तो मैक्सिमम चाइल्ड लेबर है वो होम बेस्ड इंडस्ट्री में, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो होम बेस्ड इंडस्ट्री है, और एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस है। और यूनिसेफ का एक स्टैटिस्टिक है, जैसे आप 1.5 करोड़ बोल रहा है, 2011 सेंसस में यूनिसेफ का एक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है, बोल रहा है इंडिया में 33 मिलियन चाइल्ड लेबर है। यही 33 मिलियन चाइल्ड लेबर से 80% है दलित क्लास का और 20% SC ST का। इसका क्या पीछे रीजन हो सकता है? इट मीन्स जो मान लो जिधर डेवलपमेंट नहीं पहुंचा, जिधर कुछ काम नहीं है, वो लोग क्या कर रहा है, वो चाइल्ड को भेज रहा है, चाइल्ड लेबर का हस्बैंड। इट मीन्स सब सोसाइटी में डिमांड साइड है, सप्लाई साइड है। तो चाइल्ड लेबर जो है, इम्प्लॉयडली चाइल्ड लेबर एक सप्लाई साइड को ही डिमांड करता है। तो अगर पूरा कवर नहीं करेगा लॉ, तो कैसे चाइल्ड लेबर को आप वो चेक कर पाएगा? तो ये सर मैं विशेष चीज़ पे बात कर रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको पूछा था कि फैमिली में, तो अगर सपोज मैं फैमिली के किसी मेंबर से अगर काम करवाऊँ, जो छोटे बच्चे 5 से लेकर 14 के बीच है, या तो फिर 14 से लेकर 17 के बीचों बीच है, तो उनसे हम काम कराएं, तो उसके लिए भी कुछ पनिशमेंट है, कुछ सज़ा है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, आप जो वर्ड यूज़ किया है मैडम, काम जी, इसमें इंटरनेशनल प्रोविजंस में भी लाइट वर्क, ओके, वर्क, देखिए वर्क एक ह्यूमन डिमांड है। अगर वर्क नहीं करेगा तो काम कैसे करेगा? मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बोल सकता है। कोई एक गाँव में, मैं स्टोरी वाला रिलेट करने के लिए, कोई एक गांव में मान लीजिए कोई सतेलू माँ है, तो सतेलू माँ क्या, वो जो अपना जो चाइल्ड है उसको खेती में काम करा रहा है, और उसका जो सतेली मतलब जो है सतीन का जो लड़का था, उनको गोद में लेके चलते रहते थे। सोसाइटी में बहुत तारीफ कर रहे थे उनको, देखो ऐसा एक मॉडल मदर है जो अपना लड़का को खेती में काम कर रहा है, और सतेली को लड़का जो है उसको गोद में लेके, कितना अच्छा माँ है। ऐसा करते करते मान लीजिए जो दोनों बच्चा एक साथ बड़ा हुआ, तो बाद में देखा गया वो जो खेती में अपना लड़का काम कर रहा है वो काबिल बना है,
और गोद का जो सैतली का जो लड़का है वो कुछ काबिल नहीं बना गया, वो डिपेंडेंट होकर आ गया। इट मीन्स वर्क, देयर इज़ नो बैड, बुराई काम पे बुराई कुछ नहीं है। वही काम जब एक शिशु का जो शैशव को छीन लेता है, उसका अपॉर्चुनिटी खो जाता है, वो अच्छा से डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, तब उसको हम लोग बोलता है चाइल्ड लेबर। इट मीन्स लाइट वर्क एंड चाइल्ड लेबर में कुछ फ़र्क है। और चाइल्ड लेबर डेफिनेशंस कब वो चाइल्ड लेबर होगा अंडर द लॉ, विद इन द पर्पज ऑफ द लॉ, जब वो इकोनॉमिक एंटरप्राइज में आके उनको यूटिलिटी ले रहा है और उसको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। बहुत तरीक़ा के एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए बॉन्डेड लेबर का तौर पे उनको प्रॉपर वेज नहीं दिया जाता है, उनका कुछ पेड लीव नहीं है, कुछ रेगुलेशन नहीं है, ज़्यादा टाइम उसको काम करा रहा है। और सबसे बड़ा बात है जो चिल्ड्रन जो लोग है चाइल्ड लेबर, दे कैन नॉट फॉर्म देयर ओन यूनियन, तो उनका वॉइस कौन सुनेगा? तो दे कैन नॉट फॉर्म एनी यूनियन। उनको मान लीजिए लेबर लॉ के हिसाब के एम्प्लॉयर उसको छँटाई कर सकता है जी, लेड ऑफ कर सकता है जी सर। तो ये सब बहुत सारा लीगल कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें चाइल्ड लेबर का वॉइस सुनने के लिए कोई रही नहीं है। सर कुछ सुझाव देंगे लाइक किस तरह से हम अपने भारत को चाइल्ड लेबर से मुक्ति दिला सकते हैं सर? इसका दो पहलू है मैडम। एक है ऑर्गेनाइज्ड वे में लॉ का तरफ पे बोलिए तो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। उसमें एक प्रॉब्लम है हमारा कंट्री में लॉ का इम्प्लीमेंटेशन में। इंस्पेक्टर राज एक टर्म सुना हुआ है जी, फैक्ट्री इंस्पेक्टर। तो हमारा कंट्री में जितना भारी रकम का समस्या है चाइल्ड लेबर, चाहे संख्या में है, एरिया में है, उसी हिसाब से इंस्पेक्टर का संख्या बहुत कम है। तो इतना कम संख्यक इंस्पेक्टर कैसे इतना बड़ा प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाएगा? दूसरा प्रॉब्लम है जो नंबर ऑफ कन्विक्शन, द रेट ऑफ कंप्लेंट एंड नंबर ऑफ कन्विक्शन इज वेरी लो। इट प्रूव्स दैट द लॉ इज नॉट बीइंग प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड। दूसरा चीज़ मैडम मैं बोलना चाहता है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। आज पहला इस सेंचुरी में आके हम एक काम बोलेगा, हर बंदा, हर ह्यूमन बीइंग अगर खुद का ड्यूटी निभाएगा, मान लीजिए मैं हमको अच्छा सोसाइटी में पोजीशन मिला है, अच्छा हमको रिकॉग्निशन मिला है, हमको इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, अगर मैं एक दो चाइल्ड लेबर को अगर कुछ साथ में लेकर उसको पढ़ाई कराएगा तो वो एक समस्या उधर ह्यूमन इनिशिएशन से ये सुधार हो सकता है जी सर। क्योंकि सर भारत में ही है, भारत ही वो ऐसा शहर है जहाँ पे हमारे चाइल्ड लेबर की संख्या बहुत ही ज़्यादा है सर। एंड सर हमारे देश के भारत में पहला ऐसा चाइल्ड लेबर फ्री डिस्ट्रिक्ट है जो है मयूरभंज इन उड़ीसा, जो कलेक्टर राजेश पटेल जी ने मुक्ति करवाया था। इसको लेकर सर आपके कोई विचार सर? जरूर विचार, जो मैं बोलना चाहता है वही मैडम आप एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया जी सर। मतलब एक बंदा, वन ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल कैन डू ए लॉट। हम लोग सब कुछ थोप देता है सरकार पे, ये आइन है, ये सरकारी सब कुछ करेगा। मैडम यही क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा है, सरकार कौन है? सरकार कैसे बनता है? हमारा सोच जैसा होगा, हम लोग भारतवासी है तो हमारा सोच जैसा होगा, हमारा सोच वही रिफ्लेक्ट होगा पॉलिटिकल सिस्टम में। तो हर इंडिविजुअल, हर ह्यूमन बीइंग अगर उसका लेवल से अच्छा काम करे तो देश बदल जाएगा। वाई वी शुड वेट फॉर लॉ इम्प्लीमेंटेशन और आधिकारिक पे? हाँ, आधिकारिक का रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, लॉ का रोल है, बट विद इन द लिमिटेड स्फेयर। अगर हर ह्यूमन बीइंग आगे आ जाएगा, मतलब उनका सद्भावना लेके, तो हमारा देश तो बहुत आगे जाएगा, तरक्की करेगा। आमतौर पे सर देखा जाता है जो हमारे मीडिया जो है, स्पेशली आई एम टॉकिंग पर्टिकुलर मैं मीडिया को लेके बात कर रही हूँ, मीडिया सर ऐसे विषय को सर बोरिंग मान के अवॉइड करती है, वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं सर इस चीज़ को। तो मेरे हिसाब से सर बोलते हैं ना, आप और हम मिलकर सोच बदलेंगे, एक कहावत ही है, जब सोच बदलेगी तब हमारा देश बदलेगा सर। तो इसीलिए हम सबको मतलब अपना सोच बदलना है, ताकि जब भी हम किसी एक चाय वाला को देखें या पेपर वाला को देखें, मतलब उनको हम कोशिश करें अपने हिसाब से हेल्प करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे कुछ अच्छा सेक्टर में काम करवाने के लिए हो सर, है ना? सही बोला मैम। मैं इसका थोड़ा बोलना चाहता हूँ इस बारे में, मीडिया का रोल जो है। जी सर। मीडिया एक बहुत पावरफुल मीडियम है, इसको बोला जाता है डेमोक्रेसी का फोर्थ स्टेट। करेक्ट सर। आपका क्वेश्चंस में आंसर है, मीडिया बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। अगर मीडिया थोड़ा इंटरेस्ट ले, मीडिया का इंटरेस्ट बहुत सारा हो सकता है जी। अगर इसमें मीडिया मान लीजिए अच्छा इंटरेस्ट ले, कुछ चीज़ों को मीडिया हाईलाइट कर सकता है। अगर मीडिया हाईलाइट करेगा तो उस पर पूरा जो है सिस्टम जो है वो आगे आ जाएगा। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो आप जो स्लोगन दिया वही बहुत बड़ा बात है।
सर इस चीज़ का मतलब जुर्माना क्या है क्या नहीं, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए, जो सजाएं जो है। हाँ देखिए, child सजाएं labor तो है एक्ट में भी, अभी नया एक्ट में वो भी मैंने एक क्रिटिसाइज किया एक्ट में। जी सर। जैसे आर्टिकल 21A दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ जो है, उस पर नया प्राविधान संविधान में ऐड हो गया। ये चिल्ड्रन का जो भी राइट बन गया अभी, फंडामेंटल राइट टू रिसीव एजुकेशन विथ लिमिटेशंस 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रंस। इन इट्स करेस्पॉन्डेंस फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो चैप्टर है उसमें भी एक ऐड किया गया है, हर पेरेंट्स और गार्जियंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। अभी बोलिए, ये नया 2016 एक्ट में बोल रहा है पेरेंट्स को भी पेनल्टी इम्पोज होगा अगर ऐसा कोई पेरेंट्स पाया गया जो चिल्ड्रन को नहीं भेज के उसको चाइल्ड लेबर का तौर पे भेजा है काम करने के लिए, लेकिन उसमें फर्स्ट टाइम छूट दिया गया है। सेकेंड टाइम अगर पकड़ लेगा तो उसमें 10,000 रुपीज पेनल्टी में भी इम्पोज अपॉन दैट गार्डियंस ऑफ द क्वेश्चन चिल्ड्रन। है सर, व्हाट इफ अगर वो बच्चे जो है स्पेशली, जैसे कि आपने बताया कि पेरेंट्स के ऊपर में भी ये लागू होता है सजाए, है ना, तो अगर हो सकता है उनका फैमिली बिजनेस है तो भी क्या वो काम नहीं कर सकता उसके मतलब हाथ बटाने के लिए? नहीं, वही तो है। वो देखिए, हमारा लॉ जो है, दिस लॉ बेसिकली एड्रेसिंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें तो मैं पहले से बोला है 1986 ओरिजिनल एक्ट, उसमें भी ये छूट था। जैसे मतलब एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस और होम बेस्ड इंडस्ट्री वो एग्जेम्प्टेड था, उसमें नहीं था। स्पेशली इट वाज एड्रेसिंग टू दैट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अभी 2016 एक्ट में सेम प्रोविजन रह गया, उसमें भी जो एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस है, होम बेस्ड इंडस्ट्री है, वो उसको एग्जेम्प्टेड क्लॉज में है। मतलब वो हेल्प कर सकते हैं लेकिन पढ़ाई वो हेल्प कर सकता है। मतलब तो इस एक्ट में जो है स्कूल आवर्स के बाद, स्कूल आवर्स के बाद, इस एक्ट में देखिए जो मेन जो प्रोविजंस है, जो स्कूल आवर्स के बाद उनको भेजना पड़ेगा स्कूल में। तो माय क्वेश्चन इज हु विल एंश्योर इट? अगर इसका बारे में थोड़ा हिस्ट्री में आप चला जाएगा, ओरिजिनली जो है जो यूएसए में जो एक लॉ 1938 में हुआ था जिसको बोलता है आप फेडरल लेबर स्टैंडर्ड एक्ट 1938, उसका मेन प्रोविजंस क्या किया, चाइल्ड लेबर कैन बी अपॉइंटेड, अच्छा, बट उनको एक्सीडिंग जो टाइम नॉर्मल टाइम है स्कूल का, ओवर स्कूल टाइम। तो इंडिया हमको उसको फॉलो अभी इतना दिन बाद कर रहा है, लेकिन माय क्वेश्चन इज हाउ टू इन दिस 2016 एक्ट देयर इज नो सच क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग दी वर्किंग आवर्स। अगर ये भी तो हो सकता है स्कूल का बाद वो जाके चाइल्ड लेबर का काम करेगा, व्हाट अबाउट दी हेल्थ एस्पेक्ट? इसमें मेरा एक सजेशन है, अगर मान लीजिए हमारा कंट्री में हम लॉ को डेटरेंट इफेक्ट देता है, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देता है, लॉ को एम्प्लॉयर के ऊपर पनिशमेंट देता है, यही अगर काम नहीं करके अगर एम्प्लॉयर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दिया जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ, यू कैन अपॉइंट चाइल्ड लेबर इन नॉन हैजर्डस ऑक्यूपेशंस, बट इट इज़ योर कंपल्सरी ड्यूटी उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना, उनको स्किल डेवलप करना, उसको बेसिक एजुकेशन देना और उसको मॉनिटरिंग करने का काम होता है स्टेट का थ्रू लॉ। ऐसा होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो प्रॉब्लम जिधर था उधर ही रह जाएगा। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने इतना कुछ हमारे दर्शक को बताया, जो भी बाल मजदूरी को लेके जो कुछ भी लॉस है, प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, जो कुछ भी आपने बताया उसके लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम, आपको भी। ये मैंने कुछ चंद शब्द लिखा है, मतलब ये बाल मजदूरी को लेकर, तो मेरा जो कविता का नाम मैंने लिखा है मजदूरी मजबूरी। अच्छा, मजदूरी मजबूरी। आज मन में एक ख्याल आया है, आज मन में एक ख्याल आया है, बेशुमार आया है, बेहिसाब आया है। शायद इस ख्याल ने कुछ लिखने की चाह में मेरा दरवाज़ा खटखटाया है। तो आज जो मैं कविता बोलने जा रही हूँ, चंद शब्द तो लिखा है, बस आप सबको सुनाने के लिए, पता नहीं कैसा लगेगा। ये कविता जो है मैंने उस छोटू को सोच के दिमाग पे रखे मैंने बोला है, जो हर एक गली पे जो एक छोटे छोटे बच्चे जाते हैं जिनको हम छोटू बोल के बुलाते हैं, जो चाय वाला हो सकता है या न्यूज़पेपर बेचने वाला हो सकता है। तो उस छोटू के ऊपर में मैंने चंद शब्द लिखा है, तो मैं फरमा रही हूँ। मन नहीं करता मेरा ये करने का, पर करना पड़ता है। मन नहीं करता मेरा ये करने का, पर करना पड़ता है। नाम तो मेरा भी है शायद, नाम तो मेरा भी है शायद, पर किसी के छोटू कहने पे जवाब देना पड़ता है। नाम तो मेरा भी है शायद, पर किसी के छोटू कहने पे जवाब देना पड़ता है। ख्वाहिशें मेरे दिल में भी बहुत है, ख्वाहिशें मेरे दिल में भी बहुत है,
पर मुझे झुकना पड़ता है, किसी के छोटू कहने पे मुझे भी जवाब देना पड़ता है। सोचता हूँ 2 पल के लिए कि छोड़ दूँ ये सब कुछ, सोचता हूँ 2 पल के लिए कि छोड़ दूँ ये सब कुछ, अरे रखा ही क्या है इस बाल मजदूरी में। वाह वाह। सोचता हूँ 2 पल के लिए ये छोड़ दूँ सब कुछ और कहीं दूर चला जाऊँ, फिर माँ के वो आंसू और गरीबी याद आती है जो मुझे झुकने के लिए मजबूर कर देती है। सच कहूँ साहेब, ना मुझे जीना है ना मुझे मरना है, ना मुझे जीना है ना मरना है, मुझे बस इस मजदूरी से आज़ादी चाहिए, क्योंकि मन नहीं करता करने का फिर भी करना पड़ता है। इतनी छोटी सी उम्र में लगता है बहुत कुछ देख लिया, इतनी छोटी सी उम्र में लगता है बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सह लिया, पर अब मेरे भी दिल में एक ख्वाहिश है, मुझे भी पढ़ना है और मुझे भी कुछ तो लिखना ही है। मुझे इस मजदूरी से आज़ाद होना है, क्योंकि मन नहीं करता मेरा ये करने का, फिर भी साहब मुझे ये करना पड़ता है। ये चंद शब्द मैंने उन छोटे बाल मजदूरों के लिए लिखा है। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा। तो आज जैसे कि हमारे स्टूडियो में डॉक्टर रंजीत शील आए हैं और उनका जितना भी ज्ञान है इस चीज़ को लेके, ये अमेंडमेंट सब कुछ उन्होंने जो बताया है, आशा करती हूँ बहुत रहा ये। तो मैं इसी एपिसोड के साथ लेती हूँ अलविदा। फिर मिलूँगी इसी वक्त इसी चैनल पे, तब तक के लिए धन्यवाद।